नमस्कार, कैसे हैं आप सभी। तो शुरुआत करते हैं अपन पर्यावरण विधियों की, शिक्षण विधियों की, और उसमें पर्यावरण की शिक्षण विधियों पे सबसे पहले बात करेंगे हम। पिछले लेक्चर में बात की थी शिक्षण विधियां है क्या, और आज के लेक्चर में बात करेंगे L1 की शिक्षण विधियों का एक विधिवत तरीके से अपन प्रारंभ करने जा रहे हैं। L1 के अंदर पर्यावरण का जो भाग है 30 अंकों का, उसमें 10 अंकों की शिक्षण विधियां पूछी जाती है, जिसमें 2 यूनिट है टोटल। ऐसा नहीं है कि वो केवल पर्यावरण में ही आपके काम आएगी, बल्कि वो जब आप हिंदी पढ़ोगे, चाहे वो आप मैथमेटिक्स पढ़ोगे, जब आप संस्कृत की शिक्षण विधियां पढ़ोगे, तो आप किसी की भी जब शिक्षण विधियां पढ़ोगे तो ये कहीं ना कहीं को रिलेटेड होती है एक दूसरे से। और जब कहीं ना कहीं को रिलेटेड होती है तो आपको हर सब्जेक्ट में ये फायदा देती है। लेकिन अपन फोकस करेंगे पर्यावरण की शिक्षण विधियों पर, बाकी सारी चीजें आपको करनी है। तो विशेष तौर पे ध्यान रखने वाली बातें मैंने कल बताई थी, आज पुनः बता देता हूं। एक बुकलेट रखना पास में, नोट करते रहना साथ साथ में, और साथ में जो भी आपके पास बुक्स हैं, तो जैसे ही हमारा ये चैप्टर पूरा होता है, आप घर जाके आपके पास जो भी किताब है उसको घर पे लेके और अच्छे से उसको एक बार उस चैप्टर को देख जरूर लेना जो मैंने यहाँ पे पढ़ाया है। उसके हो सके तो प्रश्न भी सॉल्व करना, और जैसे अपना चैप्टर पूरा होगा तो हम उसके कई प्रश्न भी सॉल्व करेंगे। तो शुरुआत करते हैं इन सारी चीजों की। बहुत अच्छे से ध्यान रखना, और सबसे मेन बात ये कि रेगुलर बन के रहना, क्योंकि अगर कंटिन्यूटी टूट जाती है तो फिर वही वो बात नहीं रहती कि भाई अगर आप रेगुलर रहोगे ना तो ही मजा आएगा। अदरवाइज क्या होता है कि गंभीरता नहीं आती, और बिना गंभीरता क्या होता है ना कि शिक्षण कार्य प्रभावी नहीं हो पाता। तो शुरुआत करते हैं। सिलेबस में पहला जो टॉपिक दिया हुआ है L1 की पर्यावरण की शिक्षण विधियों में, वो है पर्यावरण अध्ययन के क्षेत्र व संकल्पना। पर्यावरण अध्ययन के क्षेत्र और संकल्पना। देखिए, क्षेत्र का क्या मतलब है? क्षेत्र का मतलब ये होता है कि पर्यावरण अध्ययन का कहां कहां उपयोग हो सकता है, किस किस लेवल तक पर्यावरण अध्ययन जा सकता है, इसका क्या क्या उपयोग लिया जा सकता है। और उसके साथ साथ में जो दूसरा सबसे महत्वपूर्ण शब्द है वो है आपके संकल्पना। और संकल्पना का मतलब होता है कंसेप्ट। कंसेप्ट का क्या मतलब है कि ऑल अबाउट एनवायरनमेंट, कि पर्यावरण के बारे में आपको सब कुछ जानकारी होनी चाहिए। संकल्पना का मतलब है कि विषय कहां से आया, इसका अर्थ क्या है, इसका महत्व क्या है, इसकी विशेषताएं क्या है, क्यों पढ़ाया जाता है, किस लिए पढ़ाया जाता है। एक ऑल अबाउट 360 डिग्री आपको जानकारी होनी चाहिए पर्यावरण अध्ययन की संकल्पनाओं के बारे में। ये हमारा पहला चैप्टर है, और आज इस चैप्टर को अपन शुरू करने जा रहे हैं। यहाँ पे सबसे पहली बात कि टॉपिक शुरू करने से पहले हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण बात यहाँ पे ये है कि पर्यावरण अध्ययन एक विषय के रूप में भारत में कैसे विकसित हुआ, ये जानना हमारे लिए जरूरी होता है। देखो, सवाल आना नहीं आना यह अलग मैटर है, लेकिन जानना जरूरी होता है कि विषय का आगाज हमारे देश में कैसे हुआ, एक विषय का विकास कैसे हुआ। तो पर्यावरण विषय का विकास कैसे हुआ, या विषय का प्रवेश विषय के रूप में कैसे हुआ, तो वो चीज सबसे पहले हम समझेंगे। हम भारत की बात करेंगे यहाँ पे, लेकिन जहां तक वैश्विक स्तर पर बात करूं तो 1920-30 के दशक में अमेरिका के अंदर और कनाडा के अंदर पर्यावरण पढ़ाना शुरू कर दिया गया था। 1920-30 में ही पढ़ाना शुरू कर दिया गया था। लेकिन जहां तक भारत की बात है तो इसके संबंध में आज अपन अभी बात करेंगे। मैं यहां से शुरू कर रहा हूं। सबसे पहली बात कि भारत में पर्यावरण शिक्षा का आगाज कैसे हुआ। भारत में जहां तक पर्यावरण शिक्षा की बात है तो सबसे पहले भारत में पर्यावरण शिक्षा की जो सिफारिश थी वो 1930 में की जाती है, 1929 में की जाती है। और 1929 में जिसने सिफारिश की थी उस समिति का नाम था हारटोग समिति। क्या नाम था? हारटोग समिति। और हारटोग समिति ने सबसे पहले कहा था कि भारत में पर्यावरण का शिक्षण होना चाहिए। किस समिति ने कहा था? हारटोग समिति ने। हारटोग की अध्यक्षता में यह समिति बैठी थी, और इस हारटोग समिति ने पहली बार कहा था कि भारत में पर्यावरण का शिक्षण होना चाहिए। उसके बाद में 1929 के बाद में भारत जब आजाद हो गया और 1947 के बाद में कई शिक्षा के आयोग बने, विश्वविद्यालय
के लिए शिक्षा के लिए राधाकृष्णन आयोग बना 1948 के अंदर। उसके बाद में माध्यमिक शिक्षा के लिए मुदालियार आयोग बना। इन्होंने भी पर्यावरण शिक्षा के ऊपर कोई विशेष बात नहीं की। उसके बाद में मुदालियार आयोग 1952 और विश्वविद्यालय आयोग राधाकृष्णन आयोग 1948, इन्होंने पर्यावरण के संबंध में कोई विशेष बात नहीं की। लेकिन उसके बाद में जब दौलत कोठारी आयोग बैठता है, कौन सा आयोग? कोठारी आयोग। और इस कोठारी आयोग ने सबसे पहले भारत में एक प्रकार से सजेशन दिए थे, सिफारिश दी थी कि विद्यार्थियों को पर्यावरण सिखाना चाहिए, ये सीखना उनका हक भी है और हमारा दायित्व भी है। तो सबसे पहले भारत में पर्यावरण शिक्षा की सिफारिश किसने करी? स्वतंत्र भारत में कोठारी आयोग ने। और पहली बार सिफारिश कब हुई थी? 1929 में हार्टोग समिति के द्वारा। फिर कोठारी आयोग की सिफारिश के बाद में वापस वही एक लंबी शांति आ जाती है, किसी ने कोई वापस इसके ऊपर जिक्र नहीं किया। इवन प्रथम शिक्षा नीति 1968 आई और 68 की फर्स्ट एजुकेशन पॉलिसी जो थी, इस फर्स्ट एजुकेशन पॉलिसी में भी इसका कोई विशेष जिक्र नहीं था। लेकिन उसके बाद में नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क आता है 1975। यह भारत का पहला नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क था। भारत के अंदर कुल कितने नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क आए हैं? 4 आए हैं। कितने आए स्टूडेंट? 4 आए हैं। 1975 में आया था एक, दूसरा 1988 में आया, तीसरा वर्ष 2000 के अंदर आया और चौथा वर्ष 2005 में आया। तो एनसीएफ 1975 के अंदर पहली बार इसकी बात की गई पर्यावरण शिक्षा की। और इन एनसीएफ 1975 ने क्या कहा था, यह मैं आपके इस जगह लिख लेता हूं। एनसीएफ 1975 ने यह कहा था कि पर्यावरण शिक्षा दी जानी चाहिए। और इन्होंने क्या कहा? इन्होंने कहा कि पहली व दूसरी कक्षा जो है, इसमें पर्यावरण की जो शिक्षा है वो एक समान रूप से दी जानी चाहिए। एक अलग से किताब होनी चाहिए दोनों के लिए, पर्यावरण की एक अलग किताब होनी चाहिए। और तीसरी से 5वीं तक जो है उसके लिए भी आपके 2 भाग की पर्यावरण शिक्षा होनी चाहिए। पर्यावरण भाग फर्स्ट में, पर्यावरण भाग फर्स्ट और पर्यावरण भाग सेकंड, एक में एसएसटी पढ़ाओ और एक में साइंस पढ़ाओ। ये बात किसने कही थी? एनसीएफ 1975 ने। एनसीएफ 1975 ने कहा था कि पहली क्लास और दूसरी क्लास को पर्यावरण पढ़ाओ आप, उनके लिए अलग से एक किताब होनी चाहिए, और तीसरी और 5वीं तक के लिए 2 किताबें होनी चाहिए। पर्यावरण भाग फर्स्ट जिसमें सामाजिक हो और पर्यावरण भाग सेकंड जिसमें विज्ञान हो। ये बातें करी किसने? ये बातें की आपके एनसीएफ, कौन से? एनसीएफ 1975 ने। अब आगे देखिए क्या हुआ। एनसीएफ 1975 ने जब ये बात की तो उसके बाद में पर्यावरण शिक्षा का एक प्रकार से आगाज हो जाता है। अब एनसीएफ 1975 की इस बात के बाद में आगे क्या विकास हुआ? अब 75 के बाद में वापस जब 1986 की शिक्षा नीति आती है, तो 1986 की जो दूसरी शिक्षा नीति थी, जो 1986 की सेकंड एजुकेशन पॉलिसी जो थी, सेकंड एजुकेशन पॉलिसी, भारतीय शिक्षा नीति जिसे बोलते हैं, इस 1986 की शिक्षा नीति तथा 1988 के एनसीएफ, 1988 के एनसीएफ, इन दोनों में इसी व्यवस्था को वापस बनाए रखा। कौन सी व्यवस्था को? एनसीएफ 1975 की व्यवस्था को 1986 और 88 की व्यवस्था ने भी बनाए रखा। इसमें कोई चेंजेस इन्होंने नहीं किए। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद जब एनसीएफ 2000 आता है, यहां पर एक बड़ा संशोधन हुआ। और एनसीएफ 2000 में क्या संशोधन हुआ? इन्होंने कहा कि ये बातें हैं वो बदलनी चाहिए। इन्होंने ये कहा कि पहली और दूसरी कक्षा में जो आप पर्यावरण पढ़ाते हो, यह पर्यावरण अलग किताब के रूप में पढ़ाने की जरूरत नहीं है, बल्कि भाषा और गणित के साथ ही पढ़ा दो। भाषा व गणित के साथ ही पढ़ा दो, अलग से किताब लाने की जरूरत नहीं है। कौन सी क्लास के लिए? प्रथमा और द्वितीय के लिए, पहली और दूसरी क्लास के लिए गणित की अलग से किताब की जरूरत नहीं है, बल्कि भाषा और गणित के साथ ही बच्चे पढ़ लेंगे। उसके बाद उन्होंने दूसरी बात ये की कि तीसरी से 5वीं तक की जो पर्यावरण है उसके लिए अलग से होनी चाहिए, लेकिन भाग 1 और भाग 2 नहीं होने चाहिए, बल्कि एक ही पर्यावरण होनी चाहिए। और इस एक ही पर्यावरण के अंदर एसएसटी भी हो और साइंस भी हो, एसएसटी हो और आपके साइंस हो। ये दोनों
पर्यावरण के अंदर सम्मिलित हो, ये बात की गई किस एनसीएफ में, एनसीएफ 2000 के अंदर। तो अब आप ये कह सकते हो कि वर्तमान में जो हम पर्यावरण पढ़ रहे हैं, एक ही किताब जो तीसरी चौथी पांचवी में पढ़ाई जाती है, इस किताब को एक प्रकार से लागू करने में सबसे ज्यादा योगदान किसका होगा, आपके एनसीएफ 2000 का। और उसके बाद में एनसीएफ 2005 आता है और इसने इसी व्यवस्था को एक मजबूती के साथ में लागू किया और आज भी ये सिस्टम चला आ रहा है। अब इसको मैं एक बार वापस रिवाइज करता हूं और अच्छे से इस चीज को वापस समझना कि सबसे पहले भारत के अंदर पर्यावरण शिक्षा की वकालत किसने की थी, हार्टोग समिति ने वर्ष 1929 के अंदर। कब, वर्ष 1929 में। लेकिन स्वतंत्र भारत की अगर बात आएगी कि स्वतंत्र भारत में सबसे पहले पर्यावरण शिक्षा की बात किसने की थी, तो न आपके 1952 के मुदालियार आयोग ने की थी और न ही आपके 1948 के अंदर राधाकृष्ण आयोग ने की थी। किसने की थी, वो की थी आपके कोठारी आयोग ने 1964 से 66। और दौलत कोठारी आयोग ने सबसे पहले कहा था कि पर्यावरण शिक्षा बच्चों का हक है और हमारा दायित्व उनको ये शिक्षा देने का। और कोठारी आयोग की सिफारिश के बाद में भारत में पर्यावरण शिक्षा का एक प्रकार से बिगुल बजता है और कार्य शुरू होता है। फिर फर्स्ट एजुकेशन पॉलिसी आती है 1968 के अंदर और 1968 के अंदर जो पहली नीति आती है, इस नीति में भी कोई विशेष बात नहीं करी गई। कोठारी आयोग की जो बातें थी उस बातों को आगे बढ़ाया गया, थोड़े बहुत इंपॉर्टेंस बताए गए, इससे ज्यादा कुछ नहीं किया गया। लेकिन नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 1975 एनसीएफ आज तक कितनी बार आए हैं, 4 बार आए हैं। 1975 का, 1988 का, 2000 का और 2005 का। आपको अच्छे से पता होगा, आपने सुना भी होगा ओल्ड एनसीईआरटी एंड न्यू एनसीईआरटी। ओल्ड क्या है और न्यू क्या है, जो 2005 एनसीएफ के अकॉर्डिंग लिखी गई है वो न्यू एनसीईआरटी है और 2005 एनसीएफ से पहले जो थी वो सारी कौन सी है, ओल्ड एनसीईआरटी। तो 1975 का जो नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क था उसमें पर्यावरण शिक्षा को लागू किया गया और पर्यावरण शिक्षा के अंदर उन्होंने क्या किया कि पहली और दूसरी कक्षा के लिए अलग किताब थी और तीसरी और पांचवी के लिए 2 पर्यावरण की किताबें डाली गई, जिसमें एक में साइंस, भाग 1 में साइंस सामाजिक पढ़ाया जाता था और भाग 2 में साइंस पढ़ाया जाता था। ये 1975 की व्यवस्था थी। लेकिन फिर आगे जब 1986 की शिक्षा नीति आई और 1988 में पुनः नया दूसरा जब एनसीएफ आया तो इसी व्यवस्था को वापस बनाए रखा, इसमें कोई चेंजेस नहीं किए। लेकिन जब एनसीएफ 2000 के अंदर वापस आया वापस जब एनसीएफ 2000 आया, ये तीसरा एनसीएफ था, उसमें एनसीएफ 1975 के कुछ प्रावधान को बदला था। कौन से प्रावधान बदले कि पहली और दूसरी कक्षा में पर्यावरण की अलग से किताब नहीं होनी चाहिए, बल्कि भाषा और गणित के साथ ही पर्यावरण शिक्षा दे देनी चाहिए। तो एक तो प्रावधान ये बदला और दूसरा प्रावधान कौन सा बदला कि तीसरी और पांचवी के लिए पर्यावरण भाग फर्स्ट और पर्यावरण भाग सेकंड डालने की जरूरत नहीं है, बल्कि एक ही पर्यावरण हो और उसमें सामाजिक और विज्ञान दोनों सम्मिलित रूप से बच्चों को पढ़ाया जाए। तो उसके बाद में एनसीएफ 2005 आता है जो कि वर्तमान में भी रनिंग में है और इस एनसीएफ 2005 ने इसी एनसीएफ 2000 की बातों को स्ट्रांगली लागू किया और प्रभावी तरीके से आगे बढ़ाया, जो कि आज भी चल रहा है। तो इसमें ये सारी चीजें ध्यान रखने योग्य बातें थी, बहुत अच्छे से ध्यान रखना। पहली दूसरी वाली ये बात भी ध्यान रखना, तीसरी पांचवी हम कैसे पढ़ाते हैं ये बात भी ध्यान रखना, हार्टोग समिति का ध्यान रखना, कोठारी आयोग का थोड़ा ध्यान रखना और एनसीएफ आज तक कितने आए इन चारों का ध्यान रखना। और एजुकेशन पॉलिसीज, वो पहली एजुकेशन पॉलिसीज कब आती है, वो आती है 1968 के अंदर और ये दूसरी कब आती है 1986 के अंदर और तीसरी वर्ष 2020 में एजुकेशन पॉलिसी आई और 2020 की एजुकेशन पॉलिसी में पर्यावरण पर जो बात की गई वो बड़ी महत्वपूर्ण है। 20 की एजुकेशन पॉलिसी को कहा गया है कि पर्यावरण को पहली क्लास लेके और परास्नातक एमए तक उसके ऊपर शोध रिसर्च को बढ़ावा दिया जाए। मतलब ये हुआ कि बेसिक्स लेवल से लेकर रिसर्च लेवल तक हर स्तर पर पर्यावरण शिक्षा पर बल दिया गया और प्रयास किए जाएंगे सरकार के द्वारा कि पर्यावरणीय शिक्षा के केंद्र हर राज्य जिला स्तर पर खोले जाए। तो पर्यावरण शिक्षा को नई शिक्षा नीति 2020 में भी तवज्जो दी गई। तो इस प्रकार से यह पर्यावरणीय शिक्षा एक प्रकार से
इसकी एक विकास यात्रा थी जो 1929 से शुरू होकर 2020 तक अपन ने पहुंचाई। इस बात का विशेष तौर पे ध्यान रखना। तो यह एक विषय का विकास था, पर्यावरण का विकास था। इसको आप नोट कर लेना कॉपी के अंदर, अच्छे से इसकी विकास यात्रा को पॉइंट टू पॉइंट लिख लेना। पूरी रामायण लिखने की आवश्यकता नहीं है, सन लिख लेना और मेन बात इसकी लिख लेना। ये पर्यावरण अध्ययन का एक प्रकार से विकास की यात्रा थी। अब दूसरा पॉइंट जो है वो मैं लेना चाह ये रहा हूं कि पर्यावरण की परिभाषा क्या है। पर्यावरण अध्ययन, देखिए टॉपिक पे जब मैं आऊं, क्षेत्र और संकल्पना, उससे पहले कुछ बेसिक्स बिंदु हमें पता होने बहुत जरूरी होते हैं। क्योंकि जब भी हम किसी व्यक्ति के बारे में बात करें, किसी यूं कहिए कि किसी इतिहास के टॉपिक के बारे में जब हम बात करते हैं तो सबसे पहले हमें जानना होता है कि उसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि क्या रही, उसके बाद में हमें जानना होता है कि उसके मूल अर्थ क्या है, उसके बाद में हमें चीजें आगे जाननी होती है। देखो विद्यार्थियों, मैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ कि जब भी कोई टॉपिक तैयार करो, साइकोलॉजी हो चाहे एजुकेशन में ये टीचिंग मेथड हो, तो इनकी आप परिभाषाओं में मत फंसो कि इसकी परिभाषा किसने क्या दी, ये मत रटिए। आप क्या कीजिए, सबसे पहले जब टॉपिक पढ़ते हो, तो जब कोई साइकोलॉजी या टीचिंग मेथड का टॉपिक पढ़ते हो, तो सबसे पहले उस टॉपिक की मूल बातें क्या है उसको आप अपने मस्तिष्क में फ्रेमिंग कीजिए कि टॉपिक कहना क्या चाहता है। जैसे पर्यावरण अध्ययन है, ये है क्या, ये कि पर्यावरण का जो अध्ययन करने वाला विषय है वही पर्यावरण अध्ययन है। मुझे किसी विद्वान से मतलब नहीं किस विद्वान ने क्या कहा है, मुझे कुछ भी नहीं मतलब। मुझे ये मतलब है कि मेरे को समझना है कि एक्चुअल में है क्या। जब आपको उस टॉपिक के बारे में पूरा खाका तैयार हो जाएगा और सारी चीजें आपको पता चल जाएगी, जब सारा एक थीम तैयार हो जाता है आपके मस्तिष्क में, उसके बाद उस विद्वान को देखो, अब देखो विद्वान क्या कह रहे हैं। क्योंकि आप पूरा पेपर चेक करोगे तो मुश्किल से 2 या 4 परिभाषाएं होती है। तो 60-70 प्रश्नों में 30-40 प्रश्नों में अगर 3 या 2 या 4 परिभाषाएं होती, जरूरी नहीं आप जो पढ़ के जाओगे वही परिभाषा आएगी। तो इन परिभाषाओं के फेर में, इन आंकड़ों के फेर में मत फंसिए। आप टॉपिक की मूल भावनाओं को तैयार कीजिए। और मैं अब बता दूं आपको विद्यार्थियों कि शिक्षण विधि और मनोविज्ञान के जो पेपर होते हैं 70 से 80% जो है वो सोच समझ के आधार पे आते हैं। तो विषय को समझना जरूरी है, इनके फैक्ट रटने की आवश्यकता नहीं। हम विद्यार्थी कहां गलती करते हैं, हम विद्यार्थी जैसे टॉपिक खोला, टॉपिक खोलते सबसे पहले उस परिभाषाओं के फेर में उलझ जाते हैं कि किस विद्वान ने क्या कहा, और वो कभी हमें समझ में आती नहीं है। फिर क्या होता है कि उस परिभाषाओं के चक्कर में हम मूल बातें छोड़ देते हैं। लेकिन हमें करना क्या चाहिए, हमें यह करना चाहिए कि सबसे पहले टॉपिक की मूल भावना को पकड़िए। वो कहना क्या चाहता है, टॉपिक है क्या, उसकी विशेषता क्या, वो क्यों पढ़ाया जा रहा है। सारा टॉपिक समझ में आने के बाद में कुछ परिभाषाएं देख लो। अगर ये तो क्या लग के परिभाषाओं वाला, तो आपने 2 पढ़ी वही आ गई तो आपका चल जाएगा। हो सकता है किसी ने 50 पढ़ी उसमें से भी नहीं आई। तो परिभाषाओं के फेर में उलझ कर आप उसको क्लिष्ट मत कीजिए टॉपिक को, बल्कि टॉपिक को समझकर उसको और आसान कर दीजिए। तो अब पर्यावरण अध्ययन की बात करते हैं। पर्यावरण अध्ययन की जहां तक बात है, पर्यावरण अध्ययन है क्या, सबसे पहली बात तो पर्यावरण अध्ययन क्या है, सिंपल सा मामला है कि पर्यावरण का जो अध्ययन करता है उसे अपन पर्यावरण अध्ययन विषय कहते हैं। अब पर्यावरण क्या है, यहां पर पर्यावरण की 2 टाइप की परिभाषाएं हम ले सकते हैं। कौन कौन सी परिभाषाएं ले सकते हैं वो मैं बता देता हूं आपको। अब पर्यावरण की 2 परिभाषाएं कौन सी ली जा सकती है। एक होता है प्राकृतिक पर्यावरण, प्राकृतिक पर्यावरण, और दूसरा जो है वो होता है आपके एक प्रकार से सामाजिक पर्यावरण। सामाजिक पर्यावरण, उससे भी पहले कि पर्यावरण क्या है, परिधन आवरण, मतलब ये हुआ कि हमारे चारों ओर के आवरण को, मतलब ये हुआ कि हमारे चारों ओर के घेरे को, मतलब ये हुआ कि हमारे चारों ओर के इस पूरे परिदृश्य को क्या कहते हैं, पर्यावरण कहते हैं। हम पढ़ते थे 6ठी 7वीं 8वीं में कि पर्यावरण किसे कहते हैं, चारों ओर के आवरण को पर्यावरण कहते हैं। आवरण क्या होता है, आवरण होता है घेरा, हमारे चारों तरफ का पूरा दृश्य। तो चारों तरफ के दृश्य को पर्यावरण कहते हैं। दृश्य 2 प्रकार का है, तीसरा हो ही नहीं सकता, एक प्राकृतिक और दूसरा सामाजिक।
समझते, एक एक के बारे में समझते। सबसे पहले बात करूंगा मैं प्राकृतिक पर्यावरण की। इस पर्यावरण के निर्माण में हमारा कोई योगदान नहीं है। यह पर्यावरण प्रकृति प्रदत्त है, चाहे पेड़ पौधे हो, चाहे नदियां हो, चाहे आपके वो सूर्य की रोशनी हो, चाहे वो आपके जल हो, चाहे थल हो, चाहे बायोडाइवर्सिटी हो। ये प्राकृतिक पर्यावरण हमारे द्वारा निर्मित नहीं है। हम नष्ट जरूर कर रहे हैं इसको, लेकिन निर्मित हमारे द्वारा ये नहीं है। इसको अपन कहते हैं प्राकृतिक पर्यावरण। दूसरा, सामाजिक पर्यावरण। ये ऐसा पर्यावरण है जो हमारे आसपास होते हैं, हम ही निर्मित करते हैं। हमारा परिवार हो, चाहे हमारे मित्र हो, चाहे हमारा समाज हो, हमारा दोस्त ग्रुप हो, चाहे हमारा विद्यालय हो, हमारे शिक्षक हो, आप जिन लोगों के साथ उठते बैठते हैं, जिन लोगों के साथ रहते हैं, वो आपका कैसा एनवायरनमेंट है, वो आपका सोशल एनवायरनमेंट है। तो पर्यावरण के दो रूप हो सकते हैं, प्राकृतिक पर्यावरण और सामाजिक पर्यावरण। प्राकृतिक पर्यावरण क्या है इसको आप समझिए। देखिए, प्राकृतिक पर्यावरण की जहां तक बात है, बहुत ही एक प्रकार से सिंपल तरीके से मैं आपको बताता हूं। तीन वृत्त देख रहे हो आप यहां पे। अब देखिए, इसको कहा जाता है जलमंडल, हाइड्रोस्फीयर इंग्लिश में कहते हैं। इसे अपन कह देते हैं थलमंडल, लिथोस्फीयर कहा जाता है। इसे कहते हैं हम वायुमंडल, एटमॉस्फेयर कहा जाता है। और सबसे मजे की बात यह है कि ये जो भाग है, ये जहां थल भी है, जल भी है और वायु भी है, इस भाग में जल थल वायु तीनों ही है। मतलब यहां पे जीव विकसित हो सकता है, और जहां जीव विकसित हो सकता है उसको हम कहेंगे जैवमंडल। क्या कहेंगे? जैवमंडल, बायोस्फीयर। अब देखिए कि जल मंडल, थल मंडल, जैवमंडल और वायुमंडल, इन चार मंडलों को संयुक्त रूप से क्या कहते हैं? प्राकृतिक पर्यावरण। हम परिभाषा याद करते थे जब छोटे थे तब। पर्यावरण किसे कहते हैं? चारों ओर के आवरण को गुरुजी पर्यावरण कहते हैं। अब गुरुजी आगे ये पूछ लेते कि चारों ओर के आवरण का क्या तात्पर्य है, तब आपका उत्तर ये होता कि वायुमंडल, जल मंडल, थल मंडल और जैव मंडल के संयुक्त रूप को पर्यावरण कहते हैं। कौन सा पर्यावरण? प्राकृतिक पर्यावरण। जैव मंडल वही होगा जहां तीनों मंडल होंगे। तो जितनी भी वायु है, गैसेज है, सारी प्राकृतिक पर्यावरण का भाग है। जितना भी जल है, चाहे सागरों का हो, महासागरों का हो, नदियों का हो, नालों का हो, अंदर का हो, बर्फ का हो, बाहर का हो, जितना भी हो, प्राकृतिक पर्यावरण का हिस्सा है। स्थल मंडल, जितनी भी भूमि है, सारी की सारी प्राकृतिक पर्यावरण। जितने भी जीव जंतु है, सारे का सारा कौन सा पर्यावरण? प्राकृतिक पर्यावरण। इसको अपन यूं भी बांट सकते हैं, जैविक व अजैविक कारक। लेकिन इसके बारे में अपन बाद अलग किसी टॉपिक में बात करेंगे कि जैविक घटक कौन से होते हैं, अजैविक घटक कौन से होते हैं। जो सांस लेते हैं जैविक, जो सजीव होते हैं, और अजैविक जो सजीव नहीं होते। पेड़ पौधे जैविक में चले जाते हैं, तो पत्थर, चट्टाने वगैरह अजैविक में चले जाते हैं। ये प्राकृतिक पर्यावरण है। अब बात यह आती है, ये प्राकृतिक पर्यावरण एक व्यक्ति के जीवन को कैसे प्रभावित करता है। एक व्यक्ति का जो जीवन है उसके ऊपर प्राकृतिक पर्यावरण का बहुत इफेक्ट पड़ता। मैं आपको एग्जांपल देता हूं। आप भारत के नागरिकों को देखना, आप वेस्ट इंडीज के नागरिकों को देखना, आप रशिया के नागरिकों को देखना, ऑस्ट्रेलिया के नागरिक को देखना, यूरोपियन कंट्रीज के देखना, हिमालय के आप देखना, चाइनीज नागरिकों को देखना, जापान के नागरिकों को देखना। ये जो शारीरिक संरचना की जो भिन्नता है, ये भिन्नता कैसे उत्पन्न हुई? ये क्या सामाजिक पर्यावरण के कारण हुआ? नहीं। इस भिन्नता के पीछे प्राकृतिक पर्यावरण मुख्य रूप से जिम्मेदार है। तो हम कह सकते हैं कि शारीरिक संरचनाएं जो है वो प्राकृतिक पर्यावरण से तय होती है। ठंडे प्रदेशों में ऊपर जाते हैं, जितने भी व्यक्ति, उनकी जैविक संरचना में फर्क होता है। गर्म प्रदेशों के जैविक व्यक्ति में फर्क होता है। तो शारीरिक संरचना जो होती है, वो शारीरिक संरचना जो है वो हमारे परिवर्तन, शारीरिक परिवर्तन इसके कारण आते हैं। आपने एक शब्द सुना होगा,
निर्जातीय समूह सुना है? अगर नहीं सुना है तो अभी मैं बताता हूं आपको कि निर्जातीय समूह क्या होता है। निर्जातीय समूह एथनिक ग्रुप बोलते हैं, जैसे कि हर व्यक्ति किसी न किसी निर्जाति से संबंधित है। कोई एस्ट्रोइड है, कोई अल्पाइन है, कोई मंगोलायड है, कोई भूमध्य सागरीय है, कोई निग्रेटो है। हर व्यक्ति किसी न किसी निर्जाति से संबंधित है। तो इन निर्जातियों की शारीरिक संरचनाओं पर सबसे ज्यादा परिवर्तन किसका आता है? परिवर्तन जो प्रभाव पड़ता है वो किसका पड़ता है? प्राकृतिक पर्यावरण का। तो पता लगाना, आज घर जाके पता लगाना, पढ़ना अच्छे से कि भारत में कौन कौन सी निर्जातियां रहती है। हिंट दे देता हूं, हिमालय में अल्पाइन निर्जाति के लोग रहते हैं। भारत में निग्रेटो कहां रहते हैं? कौन सी भारत की जनजाति निग्रेटो निर्जाति से संबंधित है? उत्तरी भारत के लोग कौन सी जनजाति से निर्जाति से संबंधित? जनजाति नहीं, निर्जाति की बात हो रही है यहां पे। टोटल 6 निर्जातीय समूह है मुख्य रूप से। उनके बारे में आज पता करना, नहीं तो अगली किसी क्लास में मैं बताऊंगा। अभी यहां पे ये चीजें जरूरी डिस्कस करने योग्य नहीं है। प्राकृतिक पर्यावरण, ये प्राकृतिक पर्यावरण होता है, व्यक्ति को कैसे परिवर्तन करता है? ये व्यक्ति की शारीरिक परिवर्तनों में, संरचनात्मक परिवर्तन करने में सबसे ज्यादा योगदान देता है। उसके बाद आता है दूसरा जो पर्यावरण का रूप है, वो आपके सामाजिक पर्यावरण। सामाजिक पर्यावरण में क्या होता है? सामाजिक पर्यावरण में व्यक्ति का परिवार, विद्यालय, ये भी एक परिवार है। पीयर ग्रुप, पीयर ग्रुप मतलब साथी लोग, दोस्त लोग, समाज, कार्यालय जहां वो नौकरी कर रहा है, मतलब जिन लोगों के साथ में वो उठता बैठता है, जिन लोगों के साथ वो रहता है, जिन लोगों के विचारों को वो ग्रहण करता है, जिन लोगों के विचारों से वो प्रभावित होता है, जिन लोगों के साथ वो उठता बैठता है, ये सारे के सारे किसका भाग माने जाते हैं? सामाजिक पर्यावरण का। तो सामाजिक पर्यावरण में ये लोग आते हैं। अब आप सोचिए 1 मिनट के लिए कि हमारे जीवन पर सबसे ज्यादा प्रभाव किसका है? प्राकृतिक पर्यावरण का कि सामाजिक पर्यावरण का? वैसे तो दोनों का ही प्रभाव है, लेकिन अगर ज्यादा की बात आएगी तो दोनों में से ज्यादा प्रभाव किसका पड़ता है? तो हम ये कहेंगे कि सबसे ज्यादा प्रभाव जो है वो पड़ता सामाजिक पर्यावरण का। क्यों? व्यक्ति की विचारधारा कैसी होगी, व्यक्ति की आदतें कैसी होगी, व्यक्ति की का स्वभाव कैसा होगा, व्यक्ति किसी मुद्दे के प्रति क्या सोच रखता है, व्यक्ति की धारणाएं कैसी होगी, व्यक्ति का निर्णय क्षमता कैसी होगी, व्यक्ति की हरकतें कैसी होगी, ये प्राकृतिक पर्यावरण तय नहीं करता। ये कौन करता है? सामाजिक पर्यावरण तय करता है। तो अगर शारीरिक संरचना को छोड़ दिया जाए तो व्यक्ति का सुबह उठने से लेकर शाम को सोने तक की जितनी हरकतें हैं, जितनी भी गतिविधियां हैं, जितने भी कार्य हैं उसके, जितने भी उसकी निर्णय हैं, वो सारे किसके ऊपर निर्भर करते हैं? सामाजिक पर्यावरण के ऊपर। और ये सामाजिक पर्यावरण ही तय करता है कि कोई व्यक्ति कैसा है। अगर आपका ग्रुप खराब है, साथी लोग सही नहीं है, तो निश्चित रूप से इसका फर्क आपके ऊपर पड़ेगा। अगर आप नकारात्मक लोगों से घिरे हुए हैं, निश्चित रूप से उसका आपकी विचारधारा के ऊपर प्रभाव पड़ेगा। अगर आपके विद्यालय में आपके साथी सही नहीं है और अगर आप विद्यालय में भी नियमितता के साथ नहीं जा रहे, फर्क पड़ेगा। तो अगर आपका कार्यालय में ठीक नहीं है, समाज ठीक नहीं है, मतलब ये हुआ कि अगर आप जैसे लोगों के साथ रहोगे, उसकी सोशल एनवायरनमेंट जैसा होगा, व्यक्ति वैसा ही होता है। मारवाड़ी में कहावत है कि मुझे एग्जैक्टली याद नहीं आ रही है, क्योंकि कहावत है मुझे इतनी ज्यादा याद रहती नहीं है, कि मतलब मैं उसको हिंदी में कहूं तो भैंस के साथ रहने से उसका रंग तो नहीं आएगा, लेकिन उसके गुण आ जाते हैं। रंग नहीं आएगा मतलब प्राकृतिक पर्यावरण नहीं आ रहा है, रंग उसका प्राकृतिक पर्यावरण है, लेकिन उसके जो गुण है वो उसके सामाजिक पर्यावरण है, वो गुण ले लेगा। तो आप जैसे लोगों के साथ रहोगे, आपके अंदर गुणात्मक रूप से, वैचारिक रूप से परिवर्तन हो जाएगा। ये किसकी बदौलत हुआ है? सामाजिक पर्यावरण की बदौलत।
तो मेरा कहने का मतलब यह है कि एक व्यक्ति कैसा सोचेगा, उसकी विचारधारा कैसी होगी, उसके बारे में क्या धारणाएं बनेगी, वो किस प्रकार से निर्णय लेता है, ये सारी चीजें किसके द्वारा प्रभावित होती है? सामाजिक पर्यावरण के द्वारा। तो अब आप तय कर सकते हो कि सामाजिक पर्यावरण और प्राकृतिक पर्यावरण में ज्यादा जरूरी कौन सा है। प्राकृतिक पर्यावरण शारीरिक परिवर्तन कर सकता है, प्राकृतिक पर्यावरण एक प्रकार से इतने मेजर परिवर्तन नहीं कर पाता जो सामाजिक पर्यावरण करता है। इसलिए बच्चों को सामाजिक पर्यावरण और प्राकृतिक पर्यावरण दोनों पढ़ाए जाने जरूरी है, क्योंकि दोनों का महत्व है। क्यों? क्योंकि प्राकृतिक पर्यावरण पढ़ाएंगे तभी बच्चा पर्यावरण के प्रति संवेदनशील होगा, और हम जो पर्यावरण का लगातार अवशोषण किए जा रहे हैं, लगातार एक्सप्लॉयटेशन किए जा रहे हैं, उसके ऊपर नियंत्रण लगाने के लिए प्राकृतिक पर्यावरण की जानकारी बच्चों को देना जरूरी है। मैं आगे पर्यावरण अध्ययन के महत्व को जब पढ़ाऊंगा तब आपको बताऊंगा कि प्राकृतिक पर्यावरण क्यों जरूरी है और सामाजिक पर्यावरण क्यों जरूरी है। ये इस चैप्टर की दूसरी बात। सबसे पहले हमने ये समझा कि पर्यावरण अध्ययन विषय का आगाज कैसे हुआ, और उसके बाद हमने समझा कि पर्यावरण अध्ययन क्या है और पर्यावरण अध्ययन के दो भाग कौन से, जिसमें क्या क्या हम पढ़ते हैं। तो प्राकृतिक पर्यावरण पढ़ते हैं और कौन सा पढ़ते हैं? सामाजिक पर्यावरण। और तीसरी चीज हमने ये देखी कि प्राकृतिक पर्यावरण के घटक कौन कौन से हैं और सामाजिक पर्यावरण के घटक कौन कौन से हैं। आप खुद बैठ के सोचना, 5-5, 10-10 और बिंदु सोचना जो मैंने लिखे, उसके अतिरिक्त सोचना कि और कौन कौन से घटक हो सकते हैं, क्योंकि जितना ज्यादा सोचोगे उतना सीमाओं को पार करोगे, और जितनी ज्यादा सीमाओं को पार करोगे वो व्यक्ति कभी रुक नहीं सकता। इसलिए अपनी सोच को संकुचित दायरे में बांधना नहीं है। अपनी सोच को जितना आप ब्रॉड रखोगे उतना ही आप बेहतरीन तरीके से आगे बढ़ते जाओगे। इसलिए कहते हैं ना कि कई बार कहते हैं कि कोचिंग में टीचर क्या करता है, बच्चे को बांध देता है कि मेरे से ज्यादा आपको कुछ नहीं पढ़ना है, और इस चक्कर में बच्चा कई बार पीछे रह जाता है। इसलिए मैं कभी मेरे शिष्य को बांधता नहीं हूं। मैं हमेशा कहता हूं कि आप और सोचिए, आप इससे ज्यादा करिए। मैं आपको केवल विषय के प्रति आपकी एक ऐसी अप्रोच डेवलप करूंगा कि आप उस विषय को कहीं और पढ़ के भी अपना ज्ञान वर्धन कर सकते हो। तो पर्यावरण अध्ययन के बारे में हमने ये सारी चीजें जानी, और कल का जो लेक्चर होगा उसमें मैं बात करूंगा पर्यावरण अध्ययन के क्षेत्र और महत्व के बारे में। उसके साथ ही अपना पहला टॉपिक जो है वो ऑलमोस्ट पूरा हो जाएगा। इस टॉपिक को अच्छे से समझना कि प्राकृतिक पर्यावरण क्या है और सामाजिक पर्यावरण क्या है, और इसमें एक लिस्ट बनाना आप कि सामाजिक पर्यावरण बच्चे में क्या क्या परिवर्तन करता है और प्राकृतिक पर्यावरण बच्चे में क्या क्या परिवर्तन करता है। उम्मीद कर रहा हूं क्लास में अच्छा लगा होगा आपको। नेक्स्ट क्लास कल की जब क्लास होगी उसमें इस चैप्टर को आगे बढ़ाएंगे। आप अच्छे से मस्त पढ़ते रहिए, अच्छे से रहिए और रिवीजन कंटिन्यू करते रहिए। मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए और देखते रहिए। धन्यवाद।